नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी 2-3 दिन छुट्टी था आप लोगों का, तो हम लोग एक बार पुनः अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और अब हमारा सेशन नियमित रूप से चलने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ बिहार टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। अलग अलग बैचेज चल रहे हैं और अलग अलग बैचेज में आपके आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में। अगर जो आप बहुत दिनों बाद भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट आपको नोट्स भी मिल रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस में लाइव क्लासेस भी आपको मिलती है। इनके केस अगर जो आप लाइव क्लासेस नहीं मिलते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाती है। आप जितनी बार चाहेंगे, जब भी चाहेंगे, क्लास को ओपन करके देख सकते हैं। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कहाँ पे गलतियां हो रही है, उस गलतियों को सुधार करिए। साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और करंट भी आपका कवर कराया जा रहा है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एप्लीकेशन पर ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। दोस्तों जो हमारी बैचेज हैं वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको मिलती है। इट मीन्स एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। जब भी कोई नया बैच होगा तो ऑटोमेटिक आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो क्लासेस है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी, उसके अतिरिक्त आपको झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास मिलेगी, मध्य प्रदेश स्टेट एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी क्लास उपलब्ध है। तो एडमिशन ओपन है। या तो आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या फीस बहुत कम रखी गई है। बात करें मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। नीचे सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे ईच एंड एवरी डे। क्लास अब आपकी नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन की अभी हम लोग की छुट्टी थी, लेकिन अब क्या होगा, अब निरंतर लगातार दिन प्रतिदिन क्लासेस आपकी होने वाली है। तो अब एक बार पुनः नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ हम लोग क्या करेंगे, जुड़ने वाले हैं। तो अब आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। सर्वप्रथम ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था? बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया? सर्वप्रथम की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने कहा था कि भैया जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो उस देश को क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। और लाभ, इतना लाभ होगा कि वो देश विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा या उस देश में आर्थिक समृद्धि आने लगेगी। ये बात किस अर्थशास्त्री ने कहा? तो जितने लोग भी यहाँ पे डी की बात बोल रहे हैं, हैबरलर की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। अर्थात अगर जो
मान लीजिए भारत है, भारत विश्व के अन्य देशों के साथ अगर जो व्यापार कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और ये मजबूती इतनी मिलेगी कि भारत जो होगा वो आर्थिक विकास कर पाएगा ठीक तरीके से। ये बात हैबरलर साहब ने कहा था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और याद रखिएगा किसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं है। ये बात किसने कही थी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगला, हैक्सर और ओहलिन के अनुसार वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों में अंतर का सबसे महत्वपूर्ण कारण तथा देशों के मध्य व्यापार होने का कारण क्या है। भैया हैक्सर और ओहलिन की जो थियरी है इसमें क्या कहा गया है कि आखिरकार दो देश क्यों आपस में मिलकर व्यापार करते हैं। हैक्सर ओहलिन ने क्या कहा बताइए, इजी सी बात कही थी ना, बताइए क्या कहा था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ। तो जैकब वाइनर ने यह कहा था कि अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन नहीं रहा। लेकिन किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, हैबरलर ने कहा था। और हैबरलर का खंडन करते हुए जैकब वाइनर ने कहा था कि नहीं, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन नहीं रहा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ए बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो हैक्सर ओहलिन क्या कहते हैं, कहते हैं भैया देखिए दो देश होते हैं, अलग अलग जो देश होते हैं उसमें अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं और अलग अलग संसाधनों के कारण ही दो देश आपस में व्यापार करते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, वहां पे पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है। हमारे देश में लोहा ज्यादा पाया जाता है, हमारे देश में अभ्रक ज्यादा पाया जाता है। तो हम विश्व को लोहा, अभ्रक और अन्य चीजें क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। और हम पेट्रोल कहाँ से मंगवाते हैं, इराक से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, ऐसे देशों से मंगवाते हैं ना। तो दोनों देशों में क्या है, साधन संपदा में अंतर है। हमारे पास कुछ और है, उनके पास कुछ और है। तो जो हम पेट्रोलियम का हम क्या कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की हमें क्या रिक्वायरमेंट है। और वो हमारे देश में जो व्याप्त अभ्रक है या लोहा है उसको वो लोग क्या कर लेते हैं, वो लोग आयात कर लेते हैं। तो इसी कारण से दो देश आपस में व्यापार करते हैं। हैक्सर और ओहलिन का ये कहना है कि साधन संपदा में अंतर के कारण एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मुद्रा का कार्य नहीं है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और अब रेगुलर क्लास आप लोगों की होने वाली है ना। बिल्कुल ठीक है, जीतता वही है जो हर कंडीशन में प्रयास करता रहे, है ना। जीतता वही है जो हर कंडीशन में प्रयास करता रहे, मेहनत जारी रखे, है ना। नहीं तो बाधाएं तो बहुत सारी हैं, कभी फेस्टिवल आ जाएगा, ठीक है, कभी किसी के घर में शादी पड़ जाएगी। तो अवरोध तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन अवरोधों को क्या करना है, पार करना है। सफलता जो है वो क्या होता है कि नियमित कार्य करने से मिलता है। एक दो दिन के मेहनत से सफलता नहीं मिलता। कंडीशन कोई भी हो, बहुत गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, त्योहार हो, ठीक है, शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, अगर जो जिंदगी में सफल होना है, अपने सपने को साकार करना है, तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये एक अनिवार्य शर्त है। ये क्या है, अनिवार्य शर्त है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है सर, तो देखिए ये विनिमय का माध्यम है, बिल्कुल ठीक है। 20 रुपए देते हैं, 20 रुपए में पानी का एक बाटल ले लेते हैं। 30 रुपए देते हैं, 1 किलो प्याज खरीद लेते हैं। तो मुद्रा देते हैं और प्याज खरीद ले लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, विनिमय ही है। अर्थ का भंडार, पैसा अपने पास आप सेविंग रखते हैं, ये भी मुद्रा का कार्य है। अर्थ का माप भी है मुद्रा का कार्य, ठीक है। कैसे, 10 रुपए की वैल्यू अलग है, 100 रुपए की वैल्यू अलग है और 1000 रुपए की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो ये अर्थ के माप को भी करता है। 1000 रुपए की नोट आपके पास है तो लगेगा पैसा ज्यादा है, 10 रुपए की नोट लगेगा तो कहेगा अरे ठीक है थोड़ा बहुत पैसा है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं,
लेखों की इकाई, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये मुद्रा का कार्य जो नहीं है वो नहीं है लेखों का इकाई। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है सर? सुमेलित करना है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। रोजगार गुणक की अवधारणा किसने दी थी? गुणक की सर्वप्रथम अवधारणा रोजगार गुणक के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? आरएफ काहन ने। कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है तो हाँ ठीक है। गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में आरएफ काहन ने दिया था। गुणक को विकसित करने का श्रेय किन साहब को जाता है? उन्होंने निवेश गुणक की बात की। गुणक होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं कि जब हम निर्यातों में वृद्धि करते हैं तो इससे राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। मतलब जितना निर्यात बढ़ाते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तरलता जाल अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर ब्याज की दर में एक निश्चित सीमा तक ही कमी आएगी। एक स्तर के बाद ब्याज की दर और नीचे या ब्याज की दर ऋणात्मक नहीं होती है, किन साहब ने कहा था। मुद्रा की तटस्थता की बात करें तो जेम्स टोबिन ने बात किया था, और तरलता विविधता की बात करें तो डॉन पेटिनिकन ने बात किया था। नहीं यार, एक गलत हो रहा है। मुद्रा की तटस्थता, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये मुद्रा की तटस्थता जेम्स टोबिन ने, देखिए ये इसमें गलत हो रहा है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। मुद्रा की तटस्थता की बात जेम्स टोबिन ने कहा था और तरलता विविधता की बात डैन पेटिनिकन ने किया था, है ना। तो ये वाला जो होगा, ये लास्ट में डी का जो चार डी जो है इसका पहला, सूची 1 में जो पहला है वो उत्तर होगा डैन पेटिनिकन। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं क्या, 1 3 4 1, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। चलिए भाई बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम रहती है। आप ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष किसके बराबर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है सर, मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा कापी पेन अपने पास रखिए और नोट डाउन किया करिए। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताइए। राजकोषीय घाटा, और उसमें से उसमें से माइनस कर देते हैं किसको? ब्याज को। तो यही दोस्तों प्राथमिक घाटा होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है। अगला प्रश्न, कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तब इसका प्रभाव होता है। जब मुद्रा का अवमूल्यन, तो जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है दोस्तों वो क्या होता है? मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो हमारे आयात जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। इजी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं है? कोई गलत कर रहा है क्या? कोई गलत कर रहा है क्या? कोई गलत कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक कितनी बार हुआ है? मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक कितनी बार हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? मुख्य रूप से मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न होने पे। अगर जो बाह्य मूल्य कम होगा तो आयात महंगे हो जाएंगे, जब आयात महंगे हो जाएंगे तो लोग उपभोग कम करेंगे, है ना।
चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। बिल्कुल हाँ, 3 टाइम्स हुआ था। लास्ट पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था? चलिए लास्ट बार कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और एक बार कब हुआ था? 64 में हुआ था। एक कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, 49, 64 और 91, 91। ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये बता दीजिए कि मुद्रा का अवमूल्यन जो 91 में हुआ था, ये कितने चरणों में हुआ था? 2 चरण में हुआ था या 3 चरण में हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। सॉरी, 64 नहीं, 66 होना चाहिए, 66 होना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, 66 होना चाहिए, 64 मैंने लिख दिया। चलिए, प्रस्ताव वक्र की बात कौन करता है भाई? प्रस्ताव वक्र की बात कौन करता है? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रस्ताव वक्र का संबंध किससे है? ये है दोस्तों पारस्परिक मांग के सिद्धांत से। ठीक है, लाफर वक्र की बात करें दोस्तों, तो ये लोक राजस्व के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, ये हो जाएगा। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक आय असमानताओं की बात करता है। और विकुंचित मांग वक्र की बात, विकुंचित मांग वक्र क्या बताता है? मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति को बताता है। ठीक है, तो आई होप कि आप क्या कर चुके होंगे, सुमेलित कर चुके होंगे। अगला प्रश्न, भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए पहले उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, और कोई? ए बोल रहे हैं, तो जितने भी लोग ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सूती कपड़ा उद्योग। ठीक है, तो भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग जो है वो सूती कपड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए ही बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल ठीक है। पोर्ट ग्लोस्टर में दोस्तों 1818 में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में लगाई गई, और फिर मुंबई में 1854 में लगाई गई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? इजी सी बात है भाई, किस आधार पे लगाया जाता है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल, कि भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान हम कैसे लगाते हैं? तो भैया आप, छोटी सी बात है, आप बोलेंगे कि देखिए सर जी, खुराक में कैलोरी के आधार पे, किसके आधार पे? खुराक में कैलोरी के आधार पे। अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, ठीक है, अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो आपको 2400 कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, और अगर जो आप शहरी इलाके में रहते हैं, तो आपको 2100 कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए। अगर जो आप इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप गरीब हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो आप ग्रामीण इलाके में क्या करते हैं, ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं और 2400 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं, मतलब 2400 कैलोरी आप ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप गरीब नहीं है। और शहर में अगर जो 2100 कैलोरी आप ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप गरीब नहीं है। तो इसका मतलब कि खुराक के खुराक में कैलोरी के आधार पे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में जिस क्षेत्र की विकास प्रगति सर्वाधिक है वो कौन कौन सी है? चलिए भैया बताइए। अंकुर यादव जी, सरिता जी, ललिता जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रागिनी सिंह जी, अनीश पांडे जी,
संजय कुमार जी, नसीम फातिमा जी, मौसम कुमारी जी, ललिता साक्य जी। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, इजी सी बात है। तो भैया आप सभी लोग को पता होगा कि सर्वाधिक जो विकास हो रहा है वो तृतीय क्षेत्र का हो रहा है, और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा आय आता है, और हमारे कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 54% जो है वो सेवा से क्या होता है दोस्तों, प्राप्त होता है। ठीक है, कृषि जो है ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, और ये लगभग कितना है, 17% है। और द्वितीय क्षेत्र उद्योग है, ये लगभग कितना है दोस्तों, ये 29% के आसपास है। थोड़ा बहुत इधर उधर ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है, लेकिन आप इतना तो याद रख सकते हैं कि 17, 29 और 54 में ह्यूज डिफरेंस है, थोड़ा बहुत 1-2% इधर उधर होता रहता है। ये अगला प्रश्न कि नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी भाई? सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास ले रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्या उत्तर होगा, चलिए याद आना चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहा है, नवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। कब से कब तक चला था भाई? नवीं पंचवर्षीय योजना कब तक चला था? 1970 और 1997 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना चली थी, और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था वो ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। और इसका जो क्या था दोस्तों, इसका जो नवीं पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामाजिक न्याय व समाज में समता स्थापित करना था। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पे आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कहा गया गरीबी हटाओ, आठवीं पंचवर्षीय योजना मैक्स मुलर मॉडल पे आधारित थी, नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया कि समाज में न्याय और समता लाया जाए और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या बताता है कि समावेशी विकास किया जाए, और अंतिम अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना बताता है कि उच्चतर समावेशी विकास हो। तो ये सारे थीम आपको दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, आठवीं का क्या था, मानव संसाधन पे विकास, बिल्कुल ठीक है। निशा जी बता रही हैं कि मानव संसाधन पे विकास आठवीं पंचवर्षीय में, बिल्कुल ठीक है, जो मैक्स मुलर मॉडल पे आधारित था। अगला प्रश्न कि जनसंख्या नीति 2000 हाल ही में घोषित की गई है, उसका मध्यकालीन उद्देश्य देश की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापित स्तर तक ले जाना है। देखिए, अगर जो आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये वाला है, नई जनसंख्या नीति 2000। ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, और एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ा के ये पढ़ाया ये टॉपिक। तो जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं वो जो ले चुके हैं वो बार बार रिवीजन करिए, जो लेने वाले हैं वो लेकर के सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, धनंजय जी बोल रहे हैं कि सर 591 सीट बीपीएससी में ऐड हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे भी पता है। चलिए क्या उत्तर होगा, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में घोषित की गई नए जनसंख्या नीति 2000, उसका मध्यकालीन उद्देश्य देश की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापित कर लेना है। तो दोस्तों एक नारा दिया गया ना, हम दो हमारे एक, मतलब अब एक लड़का भी रहेगा तो काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो इसका क्या था, 2010 तक ये लक्ष्य रखा गया, और एक लक्ष्य और रखा गया है 2045। ये क्या है, ये मध्यकालिक उद्देश्य है, ये क्या है, ये मध्यकालिक उद्देश्य है। ठीक है, और इसका दीर्घकालिक उद्देश्य, क्योंकि ये मध्यकालिक पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, मध्यकालिक उद्देश्य, और ये दीर्घकालिक उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे,
2045 तक अपनी जनसंख्या को क्या कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी ही बोल रहे हैं ना सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। और अल्पकालिक उद्देश्य था अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। अगला, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आय लोच है। तो देखिए दोस्तों, जब वस्तु विलासिता की होती है तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे जब आपको कोई बड़ी कार खरीदनी है, 20 लाख रुपए का कार खरीदना है या 10 लाख रुपए का कार खरीदना है, तो आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम इनकम बहुत ज्यादा होगी तो 1 लाख रुपए की होगी, ठीक है, 1 लाख रुपए की इनकम होगी। लेकिन जब आप कार खरीदने जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमको 20 लाख रुपए की कार खरीदना है, अर्थात आपकी जितनी आय है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, व्यय करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इकाई से अधिक होगा। तो एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आय लोच क्या हो, इकाई इकाई से अधिक हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गिफिन वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत मजेदार सा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा धैर्य से और आराम से करिएगा, क्योंकि गिफिन वस्तु की जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है वो पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गिफिन वस्तु की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गिफिन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो निम्न श्रेणी की वस्तु होती है, अर्थात जब इन वस्तुओं की कीमत में कमी आती है तो लोग अपने मांग को भी क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, गिफिन वस्तु में क्या होता है कि जब कीमतें कम होती है तो लोग मांग भी कम कर लेते हैं। जैसे केरोसिन ऑयल का उदाहरण लोग देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल बोलते हैं, मिट्टी का तेल, ठीक है। जो आपने देखा होगा बचपन में लालटेन या स्टोव आपने अगर जो जलाया होगा तो उसमें मिट्टी का तेल प्रयोग में आता था, ठीक है। और आगे सर, बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं। और कोई, चलिए थोड़ा आराम से करिए, गलती हो रही है, गलती हो रही है, थोड़ा आराम से करिए। चलिए देखते हैं, ऐसी वस्तु पर उपभोक्ता आय का बड़ा भाग व्यय करता है। अब कई लोग कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि सर गिफिन वस्तु क्या ऐसी वस्तु होती है जब आदमी अपने आय का एक बड़ा भाग खर्च करता है। एब्सोल्युटली होती है, 100% होती है। क्योंकि पहले बाजरा या मिट्टी के तेल की ही बात करें तो मिट्टी का तेल और बाजरा क्या होता था दोस्तों, जो लोग गांव में निवास कर रहे हैं उनके लिए ये कॉस्टली होता था, है ना, गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो 100 रुपए इनकम थी, उसी में मिट्टी का तेल लेना था, उसी में बाजरे का आटा खाना था। तो ये उपभोक्ता की आय का एक बड़ा भाग व्यय इस पे होता है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ऐसी वस्तु की स्थापन वस्तुएं अवश्य होती हैं, 100% ठीक है। क्योंकि मिट्टी के तेल की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करने लगे, गैस का इस्तेमाल करने लगे। एलपीजी गैस का, एलपीजी गैस का हम लोग क्या करने लगे, इस्तेमाल करने पर लगे, मिट्टी के तेल की जगह पे गैस का इस्तेमाल करने लगे। तो स्थापन वस्तुएं जरूर होती है, 100% ठीक है। ऐसी वस्तु समृद्धि का प्रतीक है, नहीं भैया, जो गिफिन वस्तुएं होती हैं ये समृद्धि का प्रतीक नहीं होती हैं, ये आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कराती हैं। और ऐसी वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करती है, एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि जो गिफिन वस्तुएं होती हैं वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं भैया। मिट्टी का तेल, बाजरा, मिट्टी के तेल से आप क्या जलाते थे, लालटेन जला करके पढ़ते थे, स्टोव जला करके खाना बनाते थे। तो आपकी आवश्यकता थी तभी तो आप इसका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये क्या करती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। पहले लोग इतना ज्यादा गेहूं लोग नहीं उगा पाते थे, इसलिए बाजरे का उपभोग करते थे, तो वो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। तो इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा सर,
बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। तो आप ये बात जरूर मान के समझ चलिए कि ऐसी वस्तुएं आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर, बट एट द सेम टाइम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, लेकिन ये स्थापन वस्तुएं भी इसकी कोई ना कोई होती जरूर है। अगला, तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, देखिए जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना लाइक नहीं है, उतने लोग भी लाइक नहीं किए हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ठीक है। लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा भाई? लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्लास को निवेदन है आप सभी लोगों से। और आप लोगों की क्लास अब दिन प्रतिदिन रोज होने वाली है, ईच एंड एवरी डे, ठीक है, छुट्टी खत्म हो गई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डी बोल रहे हैं, डी के अलावा कोई और भाई? डी के अलावा कोई और है? कोई नहीं है। तो मूल्य प्रभाव इज इक्वल टू क्या होता है सर? पढ़े हैं ना, मूल्य प्रभाव या कीमत प्रभाव इज इक्वल टू क्या होता है? मूल्य प्रभाव प्लस कीमत प्रभाव इज इक्वल टू क्या होता है? आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप, भैया मूल्य प्रभाव अर्थात कीमत प्रभाव की बात हो रही है, यहाँ पे कीमत दे दिया है और कीमत ही तो मूल्य होता है ना। तो कीमत में कमी अगर जो होगी तो ये क्या होंगे? दोनों प्रभाव देखने को मिलेंगे, आय और प्रतिस्थापन दोनों, क्योंकि मूल्य प्रभाव या कीमत प्रभाव इज इक्वल टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म उत्पादन कर रही होती है। बेहतरीन सा प्रश्न है सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम हो रहा है तब फर्म उत्पादन कर रही है। बेहतरीन सा प्रश्न है सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं, और कोई भाई? यार इतने सारे लोग वृद्धिमान प्रतिफल नियम की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा? वृद्धिमान प्रतिफल नियम कैसे हो जाएगा? वृद्धिमान प्रतिफल नियम अगर जो लागू हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधी ये हो जाएगा कि फर्म ने अभी विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं किया है, अभी फर्म विशिष्ट नहीं हुआ है, अर्थात वो अपने उत्पादन के साधनों का भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो ये तो कतई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होता है ह्रासमान प्रतिफल का नियम के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्पकाल की बात कर रहा है। अगर जो दीर्घकाल की बात करता तब हम स्थिर प्रतिफल नियम के अंतर्गत आते तो ये राइट उत्तर होता, लेकिन अल्पकाल में दोस्तों ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि नई फर्में भी क्या करती हैं कि एट द सेम टाइम उद्योग में एंट्री कर सकती हैं। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। लेकिन अगर जो अल्पकाल की जगह पे दीर्घकाल देता तब आप ऑप्शन नंबर क्या करते? बी करते। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। बिल्कुल, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों के प्रवेश पे या फर्मों के बहिर्गमन पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा अल्प के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो, बेहतरीन सा प्रश्न है भाई, अच्छा सा प्रश्न है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है भाई?
देखिए, ये अल्पकाल और दीर्घकाल जरूर देखिएगा। ये अल्पकाल की बात हो रही है और दीर्घकाल की जब बात होती है तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो हमेशा ही क्या करती हैं, सामान्य लाभ ही कमाती हैं, क्योंकि उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है उसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में सबको ये पता होता है कि प्रचलित कीमत क्या है और कितने में वस्तुएं बेची जाएंगी, कितने में खरीदी जाएंगी। लेकिन अल्पकाल में क्या होता है कि अल्पकाल में अगर जो कीमत में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में लाभ में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं कि कोविड कोविड कोरोना हमारे देश में लगभग कितने साल रहा, 3 साल तक रहा, ठीक है। तो इस 3 साल में जो मास्क बनाने वाली कंपनी है, जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है, उनको तो बहुत लाभ मिला, क्योंकि मास्क बहुत बिके, सैनिटाइजर बहुत बिके। लेकिन ये क्या है, एक तरीके से अल्पकाल है। लेकिन अगर जो आप 20 साल की बात करेंगे, 50 साल की बात करेंगे, तो हमेशा सैनिटाइजर और मास्क उतना नहीं बिकेगा जितना इस 3 साल में इसकी डिमांड थी। 2019, 20, 21, 22, मतलब ये जो 3 साल जितनी डिमांड थी सैनिटाइजर और मास्क की, ये क्या थी, पीक पे था, मतलब सबसे ज्यादा मांग था। तो अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो फर्म के लाभ में वृद्धि हो जाएगी। कीमत में वृद्धि क्यों हो गई, क्योंकि सैनिटाइजर और मास्क की मांग अधिक थी और पूर्ति क्या था दोस्तों, उस तुलना में थोड़ा सा कम था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए सर। लेकिन दीर्घकाल में हमेशा ही सामान्य लाभ कमाएगा। अब जैसे कोरोना के समय पे जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी थी, उनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। कोई कोको कोला, कोई फ्रूटी, कोई स्लाइस, कोई मजा, कोई पेप्सी, कोई क्या बोलते हैं कि जो भी मतलब जितने भी ब्रांड आते हैं, कोई पीता नहीं था, ठीक है। लोगों को लगता था कि कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे थोड़ी सी खांसी आ जाएगी, घर वाले क्वारंटाइन कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी खांसी आ जाए तो घर वाले क्या कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे। तो क्या होगा, ये इसलिए कोल्ड ड्रिंक की बिक्री क्या हो गई थी, कोविड काल में कम हो गई थी। तो उनको क्या हुआ, अल्पकाल में हानि हुआ, लेकिन दीर्घकाल में फिर वो सामान्य लाभ पे चले आएंगे। वर्तमान समय में क्या होगा, वर्तमान समय में फिर से सभी लोग सारी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। चलिए सर बताइए क्या उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एकाधिकार प्रतियोगिता की बात कौन करता है, चेम्बरलिन साहब कहाँ पे हैं। द्व्याधिकार की बात कुर्नो मॉडल कहाँ पे है, यहाँ पे। सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो जेवेंस साहब, और अल्पाधिकार के अंतर्गत पाल स्वीजी साहब ने किक डिमांड वक्र की बात किया था। तो आई होप कि सभी लोग ठीक कर रहे हैं। 3, 4, 2 और 1 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला वही प्रश्न आ गया कि किक यान मांग रेखा का ऊपरी भाग सापेक्षता कैसा होता है। ये अल्पाधिकार के अंतर्गत दोस्तों बताया गया था। अल्पाधिकार के अंतर्गत पाल स्वीजी साहब ने, पाल स्वीजी, ठीक है, ने किकियान मांग रेखा की बात की थी और कहा था कि जो ऊपर वाला वक्र होगा वो क्या होगा, लोचदार होगा, और जो नीचे वाला वक्र होगा वो बेलोचदार होगा। मतलब ये क्या होगा, ये लोचदार होगा सर, ये क्या होगा, ये लोचदार होगा ऊपर वाला। और इसमें क्या पूछ रहा है, ऊपरी वाला भाग पूछ रहा है। और अगर जो निचली भाग पूछे तो ये क्या होता है, ये होता है बेलोचदार होता है, ठीक है। तो निचला भाग बेलोचदार होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऊपर वाला लोचदार होता है, जैसा कि ये ऊपरी भाग पूछा है। तो ऊपरी भाग पूछा है तो लोचदार होगा, और निचली भाग पूछेगा तो बेलोचदार होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन ए। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, थोड़ा आराम से और धैर्य से पढ़िएगा। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है। इन केस अगर जो आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं
तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है, ताकि आप अपने समय के अनुसार जितनी बार चाहेंगे क्लास को देख सकते हैं, सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। आपको क्लास नंबर 1 से जितनी भी क्लासेस होती हैं, अमूमन 150 से 180 क्लास में इकोनॉमिक्स की देता हूं। आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। आप वहां ईमानदारी से, अगर जो बिल्कुल आपको इकोनॉमिक्स जीरो आता है तो भी बिल्कुल बेसिक से लेकर के सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ाई जाती हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जाता है, ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। क्योंकि समस्या यही होती है कि हम एक तरफ इकोनॉमिक्स में इतने सारे टॉपिक हैं कि एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो पिछला वाला टॉपिक भूल जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एट अ टाइम सारी चीजों को पढ़ना जरूरी है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए, फिर आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती को सुधारिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि भैया जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस लेवल का, हम लोग किस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है, और आपको करंट भी कवर कराए जा रहे हैं। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से दोस्तों, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट कर नहीं करना होगा, और बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी जो बैचेज हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए होने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। इट मीन जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है तब तक पढ़ते रहिए। फीस आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करना होगा, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम स्तर पर लाभ अधिकतम करता है। बिल्कुल ठीक है भैया, जो एकाधिकारी होता है उसकी यही तो प्रॉपर्टीज होती है ना, कि जितनी मांग हो रही है उससे कम पूर्ति की जाए, मतलब उत्पादन कम किया जाए, ताकि मांग बढ़ी रहे और पूर्ति कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? ऐसी स्थिति में हम अपनी वस्तुओं की कीमतों को ज्यादा करके बेच सकते हैं। ठीक है, और आगे दिया गया है, कि एकाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है, इसी के कारण तो होता है कि एकाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। बिल्कुल बात सही है। तो जितने लोग भी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि काव डगलस उत्पादन फलन में साधनों के मध्य स्थापन की लोच होती है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? कि काव डगलस उत्पादन फलन में साधनों के मध्य स्थापन की लोच कैसी होती है सर? बताइए। काव डगलस उत्पादन फलन में स्थापन की लोच, काव डगलस उत्पादन फलन में क्या कहा गया कि उत्पादन के दो साधन हैं, एक जो है वो है श्रम और दूसरा जो है वो पूंजी। अर्थात उत्पादन में एक श्रम लगता है, श्रम कितना लगता है? 3/4 भाग लगता है, और पूंजी कितना लगता है? 1/4 भाग। अर्थात श्रम जो है वो 75% लगेगा और पूंजी 25% लगेगी। तो ये कितना हो जाएगा? इकाई के बराबर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है भाई? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि जिंदगी में सफल होना है, तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, है ना, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। रोज ऐसा नहीं लगता है कि जिंदगी में सिलेक्शन लेना, नौकरी प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन जिंदगी का एक दो पल ऐसा जरूर आपको मिलता है, या कभी कभी आपको ऐसा जरूर लगता है
कि यार जिंदगी में जब तक सफल नहीं है ना, तब तक जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। केवल इंसान क्या करता है, ये सच्चाई है, ये भी एक समाज का नियम है कि जो आपसे क्या है मजबूत है वो आपको दबाएगा, जो आपसे मजबूत है वो क्या करेगा, आपको दबाएगा। तो भाई इतना मजबूत बन जाइए कि आप किसी के किसी से दब ही ना सके। और ऐसा नहीं कि अहंकार की भावना नहीं है, कोई दूसरा आपको यूज क्यों करेगा। आजकल समाज में यही हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि भैया ठीक है, जो थोड़ा सा जिसके पास इनकम है, जिसके पास पैसा है, उसके पास वो क्या कर रहा है कि जिसके पास कोई काम नहीं है उसका झूठ मूठ में वो टाइम बर्बाद करवा रहा है, उसका यूटिलाइज कर रहा है, उसे यूज कर रहा है। और जब वो खत्म हो जा रहा है तो वही व्यक्ति कह रहा है कि अरे वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो तो अपने भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं है। तो यार ऐसे समाज पे, ऐसे लोगों पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है। किसी के ऊपर किसी के ऊपर कोई भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने बेहतर बन जाइए, फिर जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कमजोर रहेंगे तो आपको दबाया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, डिप्रेस होकर के रह जाएंगे। वो चाहे परिवार से बाहर की बात हो, और परिवार में भी अब स्थिति ऐसी है कि उतने सारे लोग आपको सीरियस लेते नहीं। बेरोजगार है तो परिवार के लोग भी सीरियस नहीं लेते, ठीक है, बेरोजगार है तो परिवार के लोग भी सीरियस नहीं लेते। तो सीधी सीधी बात है। तो सम्मान पाना है तो सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, और सम्मान के लिए लड़ने का मतलब क्या है कि मेहनत करना पड़ेगा, अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है सर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये हमें ये बताता है कि ये व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। ठीक है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें क्या बताता है, जिसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कोई कुछ लोग सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। सी में क्या है भाई कि यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप। अरे भाई कीमत में थोड़ी होता है, कीमत में नहीं होता है, किसी वस्तु की इकाई में वृद्धि होता है। जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई में वृद्धि करते हैं तब उसकी उपयोगिता कम होने लगती है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर जो लिखने के लिए पेन और कापी नहीं है, तो जब जीवन में पहली बार पेन और कापी मिलेगा तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वही 2 3 4 5 6 7 8 11 20 100 इतने सारे पेन, इतने सारे कापी आ जाएंगे तो बाद वाले उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना पहला वाला था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर नीचे लिखे कूट से चुने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। और ये जितने भी बहुत पैसे वाले होते हैं, चाहे बहुत ज्यादा अपने आप को अमीर दिखाते हैं ना, इनको आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि आप जिंदगी में ज्यादा खुश हैं और आप ज्यादा सेटिस्फाई हैं। तो किसी दूसरे के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, अपने पे मेहनत करना है, अपने खुश रहना है। और जब अपने पे मेहनत करेंगे, अपने खुश रहेंगे, तो उसके बाद जो हमसे बन पड़ेगा वो हम क्या करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन, सबसे पहले आप अपने मेहनत करके अपने आप को बेहतर बनाना है। चलिए, क्योंकि जो बेरोजगार होता है ना उसकी सलाह भी कोई नहीं लेता है। क्या उत्तर होगा भाई। धनंजय जी बोल रहे सर स्टैटिक्स का सेशन कब कराएंगे। धनंजय जी स्टैटिक्स के बहुत सारे सेशन हुए हैं, आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जा करके देखिए। स्टैटिक्स के मैंने बहुत सारे सेशन करवाए, तो थोड़ा सा मेहनत करके क्या कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, कई सारे हैं।
चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कोट में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यह नियम की व्याख्या केवल समांग उत्पाद फलन द्वारा होता है। नहीं भैया, समांग उत्पाद फलन केवल की बात नहीं होती है, केवल समांग उत्पाद फलन की बात नहीं होती है। साधन अनुपात स्थिर रहता है, ये बात 100% ठीक है। साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है, ये तो गलत हो जाएगा। यह केवल दीर्घकाल में संभव होता है, ये सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कुछ समस्याएं हैं, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 1 सेकेंड, कुछ इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। 1, 2 और 4, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य की बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सत्य की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ये सत्य की बात कर रहा है ना, हाँ रुक जाइएगा रुक जाइएगा। इस नियम की व्याख्या केवल समुत्पाद फलन, हाँ ये तो ठीक है। हाँ ठीक 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 है, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। हाँ ये केवल समुत्पाद फलन के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। यह साधन अनुपात स्थिर वाला रहता है, नहीं ये परिवर्तनशील वाला होता है। ये साधन इसमें क्या होते हैं, परिवर्तनशील अनुपात में होते हैं। ये केवल दीर्घकाल में ही संभव होता है। इसका उत्तर जो होगा वो बी उत्तर इसका सही होना चाहिए। 1, 2 और 4 जो होगा इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना। 1, 2 और 4 जो होगा इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, मैं थोड़ा सा इसको एक बार चेक भी कर लूंगा, हालांकि हमारी समझ से भी ही होगा, मैं चेक करके बताऊंगा। सुमन शर्मा जी, सर दिवाली में आप अपने होम टाउन नहीं गए थे। सुमन जी मैं गया था, अपने घर पे ही था, परिवार के लोगों के साथ ही था, तो बीत तो गया ना दिवाली, बहुत दिन हो गया बीते हुए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। एक तो हमारे यहाँ समस्या ये भी है ना, एक्चुअली मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, और गांव गांव में जैसे मतलब ऐसा लगता है जैसे हम आम तौर पे लोगों को लगता है कि क्या है, एक त्योहार जो है वो दिवाली है। लेकिन दिवाली के बाद भी पता चलता है कि दिवाली के बाद एक और चीजें होती हैं जिसे भाई दूज बोला जाता है। ठीक है, गांव के लोग जिसे क्या बोलते हैं, गोधना बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, छठ आ जाता है ना। तो मतलब गांव में तो इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे त्योहार एक के बाद एक पड़ जाते हैं कि क्या होगा कि खासकर में ये जो घर में रह के तैयारी कर रहा है, गांव में रह के तैयारी कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट कोई बात नहीं यार, है ना, मेहनत करते रहना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पारस्परिक स्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। अभी हमारे इलाहाबाद में देव दिवाली होगी, इलाहाबाद में भी होता है, बनारस में भी होता है। तो जो प्रयागराज वासी हैं वो संगम पे जाइएगा जरूर, बहुत मजा आता है देव देव दिवाली के दिन, बहुत मजा आता है। 15 या 20 दिन बाद पड़ता है। जो बनारस से होगा या जो इलाहाबाद से होगा वो जानता होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। एक आधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ शून्य हो जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। देखिए भैया, एक आधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी आई, जैसे बिस्लेरी आई, इसने क्या किया, इसने 20 रुपए का पानी बेचना शुरू कर दिया। 20 रुपए के इसने क्या कर दिया, पानी बेचना शुरू कर दिया। अब क्या देखा, पहले तो किसी ने सोचा नहीं कि 20 रुपया में भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 20 रुपए में पानी बेचा जा सकता है। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि भैया ये तो बहुत पैसा कमा रहा है 20 रुपया में 1 लीटर पानी बेच करके। तो अब अन्य फर्मों ने भी, अब अन्य पानी की कंपनियां भी क्या हो गई, अस्तित्व में आ गई। और जब ये अस्तित्व में आ गई तो दीर्घकाल में फर्म क्या होता है, सामान्य लाभ प्राप्त करने लगता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है।
एक्वा है, बिस्लेरी है और भी बहुत सारी कंपनी आ जाती हैं। तो अब आपस में कंपटीशन हो जाएगा, तो वो क्या करती हैं कि अपने प्राइस को इस तरीके से निर्धारित करती हैं कि उनके डिमांड में कमी न हो। ठीक है, आगे चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है कि बाजार प्रक्रिया की आवंटन क्षमता प्रदान करने में असफल होने का कारण है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उतना लाइक भी नहीं है, ऐसा क्यों है भाई? सभी लोग पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग यहाँ पे हैं एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करिए और थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। देखिए जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक नहीं है। 2 घंटे की क्लास में ले रहा हूँ आपके लिए और आप लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, वीडियो को लाइक किया करिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? चलिए, कि बाजार प्रक्रिया के आवंटन क्षमता प्रदान करने में असफल होने का कारण है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, और कोई भाई? सभी बोल रहे हैं, तो जितने भी महानुभाव सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सामाजिक वस्तुओं का होना। बिल्कुल ठीक है। जैसे बहुत सारी बाजार प्रक्रिया जो होती है वो विफल हो जाती है क्योंकि सामाजिक वस्तु होती है। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला में करोड़ों करोड़ लोग आते हैं, एक दिन में 5-5 करोड़ लोग यहाँ पे आते हैं। कुंभ मेले में एक दिन में 5-5 करोड़ लोग यहाँ पे आते हैं, और जो दुकान लगाते हैं यहाँ पे, उस 5 करोड़ लोगों के आने के बावजूद भी जो दुकान लगाते हैं सब, उन्हें हानि हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया अलग अलग जगहों पे, कहीं पे प्रसाद वितरित हो रहा है, कहीं पे भंडारा चल रहा है। तो जब भंडारे में फ्री का मिल जा रहा है तो ये दुकानदारों को पैसा देकर के कौन लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने जाएगा? तो प्रयागराज में दोस्तों बहुत बड़ा मेला लगता है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 20-30 किलोमीटर या उससे ज्यादा के रेंज में ये क्या होता है दोस्तों, मेला लगता है, कुंभ मेला। और इसमें लाखों दुकानें भी होती हैं, लेकिन दुकानदारों को वो उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जगह 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 पे क्या होता है, लंगर होता है। लोग लंगर में आते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। और खास करके यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो दिन भर पढ़ते हैं, शाम को निकल जाते हैं और लंगर खा करके क्या करते हैं, चले आते हैं। उसके उसके बाद क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में बाजार प्रक्रिया विफल हो जाती है। इस बात को समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बाह्यताओं का होना, बिल्कुल ठीक है। आंतरिक मितव्ययता, बाह्य मितव्ययता के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। उसके बाद घटती हुई लागत की फर्मों का होना, ये भी बात ठीक है। विशिष्टीकरण आएगा तो लागतों में कमी आएगी, तो इससे भी बाजार प्रक्रिया के आवंटन क्षमता प्रदान करने में असफल हो जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इतना आसान भाषा में इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाता हूँ कि आप बिल्कुल चीजों को समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सत्य नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने ये बोला कि कीमतें जो हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, कीमतें परिवर्तनशील होती हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एक प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कौन सी बातें सत्य नहीं है, तो कीमतें स्थिर होती हैं। ये कीमतों को उन्होंने
फ्लेक्सिबल बताया था, परिवर्तनशील बताया था, लचीली बताया था। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और जैसे बहुत सारे मैं उदाहरण देता हूँ, उसका किसी अर्थशास्त्री ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं वो क्या कर देता हूँ कि आपके और हमारे लाइफ स्टाइल में उसको ढाल करके बता देता हूँ, ताकि आपको ये जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुंभ मेले का उदाहरण बता रहा हूँ, आपका उदाहरण बता रहा हूँ, तो ये किसी अर्थशास्त्री ने लिखा नहीं है ना, ये बस आपके समझने के लिए है, आपको याद करने के लिए। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? कि उपभोक्ता की आय में हुई वृद्धि का 20% बचत करते हैं तो गुणक का मान क्या होगा? गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम RF काहन ने दिया था, विकसित किया था किन साहब ने? K इज इक्वल टू क्या होता है? MPS, या K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे क्या दिया है? MPS दिया है कि MPC दिया है? कमेंट करके बताइए सर पाले। जितने भी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो 20% बचत कर रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 20% बचत कर रहे हैं, अर्थात ये एमपीसी का मान दिया है। तो 20% को हम और कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 20/100, 20/100। उसके बाद और क्या हो जाएगा भैया? तो क्या उत्तर आ रहा है? हम्म 20/100 कैसे लिखा जा सकता है? 20/100 को, चलिए, एमपीएस है कि एमपीसी है? कमेंट करके बताइए। मैं बोल रहा हूं एमपीसी है। एमपीसी है, बताइए भाई। कोई नहीं है जो बोलेगा एमपीसी है। प्रवृत्ति की बात कर रहा है, और अगर जो आय बचत प्रवृत्ति की बात कर रहा है तो ये क्या होगा? एमपीएस होगा। और एमपीसी क्या होता है? एमपीसी क्या होता है? एमपीसी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। ये आय बचत प्रवृत्ति की बात बोल रहा है, ये आय की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? कमेंट करके बताइए। तो ये एमपीसी नहीं है सर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। ये है एमपीएस, और एमपीएस कितना दिया गया है? 20%। तो 1/20%। तो जब परसेंटेज को ऊपर करेंगे तो ये 100 बटा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइए। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइए। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि एमपीएस और एमपीसी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से साख या वित्त की कौन सी मांग सबसे अधिक ब्याज लोच वाली है? अच्छा सा प्रश्न है। एमपीसी जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। बिल्कुल ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बिल्कुल सही। नसीम फातिमा जी, निशा जी, फरीम फातिमा जी, सभी लोग अब बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। निम्नलिखित में से साख वित्त की कौन सी मांग सबसे अधिक ब्याज लोच वाली है? बताइए सर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो व्यापारिक बैंक होती हैं वो क्या करती हैं? साख मुद्रा का सृजन करती हैं तथा उधार देय कोष की क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं। तो ये कार्यशील पूंजी जो है उसी से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में मांग सबसे अधिक ब्याज लोच वाली होने वाली है कार्यशील पूंजी की। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया जरूर क्या किया करिए, जरूर क्या करिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा पढ़ी करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो राष्ट्रीय आय में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो बहुत जगहों पे
हस्तांतरण आय दिया रहता है। हस्तांतरण आय क्या होता है सर? तो हस्तांतरण आय ऐसी आय होती है जिसके बदले आप कोई सेवा नहीं प्रदान करते, ठीक है। जैसे क्या होता है? छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति ये छात्रों को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, लेकिन छात्र इसके एवज में जो है वो क्या करते हैं कि कोई सेवा नहीं देते हैं। जैसे पेंशन। पेंशन ये एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद गवर्नमेंट को कोई सेवा नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, आप सब्सिडी जरूर कहेंगे, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण होगा वो होगा अवकाश पेंशन, ठीक है। सब्सिडी जरूर आप कहेंगे, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा उत्तर होता है वो हस्तांतरण आय को, क्योंकि जब आप राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं, और हस्तांतरण भुगतान में छात्रवृत्ति और पेंशन क्लियरली वहां पे दिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो बी उत्तर पहले ठीक होगा। सी भी ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, मैं बोलता हूं कि बी और सी दो उत्तर अगर जो सही है तो बी वाले उत्तर को आयोग सही मानेगा, जो पहले वाला उत्तर सही होगा उसी को आयोग जो है वो सही मानेगा। और जो सब्सिडी होती है ना दोस्तों, ये क्या होती है? सरकार की गैर योजनागत व्यय होती है, ठीक है। तो जितने लोग भी, सॉरी नहीं, सब्सिडी नहीं, गैर योजनागत व्यय क्या होती है? गवर्नमेंट की ब्याज भुगतान होता है, सॉरी ये सब्सिडी की बात बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, रेटचेट प्रभाव का अर्थ है। रेटचेट प्रभाव क्या होता है? रेटचेट प्रभाव किसने दिया था? ड्यूजेनबेरी साहब। थोड़ा आराम से करिएगा सर, क्या बताते हैं? ड्यूजेनबेरी साहब क्या बोलते हैं सर? थोड़ा आराम से, धैर्य से। बिल्कुल ठीक है। ड्यूजेनबेरी साहब क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं कि पूरी थियरी में 2 लाइन में आपको बता रहा हूं, फिर आप कभी गलत नहीं करिएगा। ड्यूजेनबेरी साहब ये कहते हैं कि देखिए सर, 2 बातें बताते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है वो उसके पड़ोसी या उससे उच्च वर्ग के जो लोग हैं उसके लाइफ स्टाइल को कॉपी करने के आधार पे उस व्यक्ति का उपभोग व्यय निर्धारित होता है। जैसे आप हो गए और आपका पड़ोसी हो गया, तो पड़ोसी ने अगर जो कार खरीद लिया, जिस दिन वो कार खरीद लिया उसी दिन से आपके भी दिमाग में ये आने लगेगा कि हम भी एक कार खरीदेंगे, नहीं उतना बड़ा खरीद पाएंगे लेकिन छोटा ही खरीदेंगे। तो अगर जो आपको कहीं से 5 लाख रुपए इनकम हो जाए तो 5 लाख रुपए में जाके एक छोटा मोटा कार आप खरीद लेंगे, क्योंकि पड़ोसी खरीदा है, आपको कार की जरूरत नहीं है। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, ये पूरा का पूरा आप उपभोग कर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी बचत जो होगी वो कम हो जाएगी, और जब बचत कम हो जाएगी भैया, तो आप इस पैसे को निवेश करके अन्य आय का सृजन नहीं कर सकते हैं और आप गरीब रह जाते हैं। तो यही ड्यूजेनबेरी साहब की थियरी बताती है कि एक व्यक्ति की जो उपभोग व्यय होता है वो दूसरे की लाइफ स्टाइल को या अपने से उच्च वर्ग के लोगों की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में एक व्यक्ति क्या करता है? अपने आय का बड़ा भाग खर्च कर देता है, जिससे निवेश की क्षमता उसकी कम हो जाती है। ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, ये बार बार आप पढ़ते नहीं है लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है। ड्यूशनबरी साहब कहते हैं कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है ना, तो उसी अनुपात में लोग व्यय को भी बढ़ाते हैं। मतलब जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उसी अनुपात में व्यय को भी बढ़ा रहे हैं। अर्थात 1 लाख रुपए अगर जो किसी व्यक्ति की आय हो गई तो वो व्यय भी इस तरीके से मैनेज कर लेता है कि 1 लाख को क्या कर दे, महीने में खर्च कर दे। लेकिन जब उसके आय में कमी आती है ना, जब उसके आय में कमी आती है तो वो अपने व्यय को उस अनुपात में कम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि महीने में 1 लाख रुपए आप खर्च करने की आपको आदत हो गई, और सपोज करिए
कि किसी महीने में या 2-3 महीने में आपको सैलरी नहीं मिली या 6 महीने साल भर आपको सैलरी नहीं मिली, तो भैया 1 लाख रुपए जब आपके पास था तो आपने अच्छी कार भी खरीद ली, आपने वॉशिंग मशीन खरीद लिया, आपने फ्रिज खरीद लिया, आपने टेलीविजन खरीद लिया, आपने मोबाइल खरीद लिया, विलासिता की सारी वस्तुएं खरीद ली। लेकिन अब उसी के उस पे आपको जब आपकी आय कम हो जाएगी, 1 लाख से कम हो जाएगी, तो आप इसको कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार से चलना आपकी आदत है, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो बिजली का बिल देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। तो जितनी तेजी से आय कम होता है उस अनुपात में आप अपने व्यय को कम नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आय बढ़ती है तो उस अनुपात में व्यय भी बढ़ता है, लेकिन जब आय कम होता है तो उस अनुपात में व्यय कम नहीं हो पाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि जब आय घटती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसी प्रकार परिवर्तित होती है जैसे आय वृद्धि होने के साथ परिवर्तित होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। 1 सेकेंड क्या दिया है भैया कि जब आय घटती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसी प्रकार परिवर्तित होती है जैसे आय वृद्धि होने के साथ परिवर्तित होती है। नहीं भैया, इसमें कुछ एरर है, ये गलत नहीं है, ये गलत है। आय बढ़ने के साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। पता है इसमें एरर दिया गया है, जब आय घटती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसी प्रकार परिवर्तित नहीं होती है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो उस अनुपात में आप व्यय को बढ़ाते हैं, लेकिन आय घटती है तो उस अनुपात में व्यय को कम नहीं कर पाते हैं। तो इसका उत्तर डी ही होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो डी ठीक होगा, लेकिन इसमें नहीं को क्या कर लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा। यही बात मैं बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए इतना ज्यादा जोर उस प्रश्न पे मैंने दिया था। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ सेम रेशियो दिया है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक में नहीं होना चाहिए। चलिए, कि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में परोक्ष करों को जोड़ दिया जाता है तथा परिधान को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कभी कभी ब्रैकेट में करके प्लस माइनस के चिन्ह को बदल देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, कि छद्म बेरोजगारी की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित किया था। छद्म बेरोजगारी, जिसे क्या बोलते हैं सर, छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे क्या बोलते हैं सर, छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होती है, जहां पे कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात वो कार्य में लगे रहते हैं लेकिन उनके कार्य में लगे रहने या न लगे रहने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। बार बार आपको बताया हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 एकड़ की भूमि है, इस पर एक किसान जिसका नाम मोहन है, मोहन उत्पादन कर रहा था, तो 2 एकड़ पे मान लीजिए कि 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा था। अब मोहन के 2 लड़के हो गए, मोहन का एक लड़का जिसका नाम बड़ा वाला है सोहन हो गया, और छोटे वाले लड़के का नाम क्या हो गया, रोहन हो गया। तो अब रोहन और सोहन को नौकरी मिली नहीं, तो रोहन और सोहन भी कहे कि 2 एकड़ भूमि तो है, तो चलिए पिताजी का हाथ बढ़ाते हैं। तो सोहन और रोहन भी क्या करने लगे, खेती करने लगे। तो पहले अकेला रोहन 2 एकड़ पे 10 क्विंटल उत्पादन कर रहा था, अब ये 3 लोग भी मिलकर के इस भूमि पे 10 क्विंटल ही उत्पादन कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, स्थिर है। भूमि पे उत्पादन एक निश्चित मात्रा में ही किया जा सकता है। तो इस पे सोहन और रोहन तो लगे हैं, लेकिन सोहन और रोहन के लगे रहने और न लगे रहने से उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, जॉन रॉबिन्सन, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को सबसे पहले विकसित करने का श्रेय रॉबिन्सन को जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
कि प्रतिष्ठित विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने लोग भी अभी तक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए, आप जरूर ज्वाइन करिए। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कंप्लीट नोट्स को पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज आप देंगे, प्रीवियस ईयर को देखेंगे और करंट में वहां पे करा दूंगा। वहां पे सिस्टमेटिक वे से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे क्लास को देखते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अलगू चौधरी जी बोल रहे सर जी हमेशा मोहन रोहन और सोहन ही कहते हैं। हाँ भाई, क्योंकि आसान है ना, मोहन रोहन सोहन एक ही तरीके का नाम है ना। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, किसी किसी के मतलब हमने तो 2-3 परिवार में ऐसा देखा है कि जिसके पास 3-4 लड़कियां हैं, वो लोग एक ही तरीके का नाम रख देते हैं। जैसे श्रुति, कृति, आरती, प्रीति, ठीक है। आगे वाला शब्द जो होता है वो अलग होता है, पीछे वाला वही तीती रहता है। जैसे श्रुति, कृति, आरती, ज्योति, ठीक है। ताकि परिवार को क्या हो, नाम लेने में आसानी हो। ये पता है कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी थियरी है ना। जिसकी 3-4 लड़कियां 5 लड़कियां हो गई, वो क्या करेगा, इसी प्रकार के नाम को रख देगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है। कौन सी मान्यता नहीं है सर, बताइए। होता है ऐसा, आपने देखा होगा लेकिन महसूस नहीं किया होगा। मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। इसी तरीके से लड़कों में भी हो गया, सोनू, मोनू, ठीक है। इसी प्रकार के नाम रख दिए जाते। क्या उत्तर होगा? हाँ, सरलता के लिए। तो विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है। लेकिन ऐसे नाम रीजनिंग में क्या कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। अगर जो आपने रीजनिंग कभी लगाया होगा तो इस प्रकार के नाम आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि एक ही टोन के सारे नेम है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता है। पढ़ते हैं ना कि सीता ने गीता को इशारा करते हुए कहा कि उसकी बहन रीता दक्षिण की तरफ जा रही है, तो सीता रीता का क्या लगती है, इस तरीके का प्रश्न बनता है। तो बहुत कंफ्यूज करता है। रीजनिंग पढ़े होंगे तो जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और कोई? अरे भाई, वास्तविक मजदूरी का निर्धारण प्रथम वास्तविक मजदूरी दर प्रथमानुसार निर्धारित होती है। नहीं, वास्तविक मजदूरी दर जो है वो बाजार शक्तियों के आधार पे निर्धारित होती है। बाजार शक्तियों के आधार पे होती है। ये क्या कहा था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने? पूर्ण प्रतियोगिता की बात की थी ना, कहा था ना कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा सर? बाजार की शक्तियों के आधार पे होगा, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होगा। तो इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? ये नहीं पता आपको कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता की बात की थी, कहा कि भैया सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए हमें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो प्रश्न को कोरिलेट करके आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बाजार शक्तियों के आधार पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हैरेट डोमर प्रारूप के लिए सत्य नहीं है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? लाइक शेयर जो लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक और शेयर किया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है लाइक और शेयर करने का। कौन करेगा भाई?
आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप नहीं तो और कौन, है ना? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बहुत सही, कि हेराल्ड डोमर प्रारूप के लिए कौन सी बातें सत्य नहीं है। पूछ रहा है कौन सी बातें सत्य नहीं है। औसत बचत प्रवृत्ति जो होता है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होता है। जो एपीएस होता है वो बराबर होता है एमपीसी के, एमपीएस के, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी आती है, ये थोड़ी सत्य है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आय बढ़ती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इसका डी होना चाहिए ना। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति को स्थिर माना था, लेकिन यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात हो रही है, बचत प्रवृत्ति को तो स्थिर माना था, उपभोग प्रवृत्ति बोल रहा है ना सर, फिर क्यों गलत कर रहे हैं? बचत प्रवृत्ति स्थिर था, सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर था, लेकिन सीमांत उपभोग फलन को थोड़ी उन्होंने घटते हुए कहा था। तो डी होगा ना, फिर इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा भाई? सफलता में सबसे बड़ा बाधक यही है, आपके और 60-70 हजार रुपए सैलरी के बीच में एकमात्र एकमात्र बाधा है। वो कौन सा है? गलती। क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप चीजों को समझ तो रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेट होके धैर्य बना करके क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? ये गलती क्या है? आपके और आपके सैलरी के बीच अवरोध का काम कर रहा है। इस अवरोध को क्या करिए, हटा दीजिए, पैसा आने लगेगा, जिंदगी भर आएगा। एक बार नौकरी मिल गई, फिर जिंदगी भर आएगा, जिंदगी भर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, क्या नहीं प्रभावित होता है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रदर्शन प्रभाव से क्या नहीं प्रभावित होता है? अरे भाई, प्रदर्शन प्रभाव सीधी सीधी बात करता है कि हमारा जो उपभोग व्यय होता है वो दूसरे के लाइफस्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में निर्धारित होता है। दूसरे को देखते हैं, उसी के चक्कर में क्या करते हैं, उपभोग व्यय करते हैं। जैसे एप्पल का फोन, आईफोन, यहाँ पे जितने लोग होंगे वो सभी लोग, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे 2-4 लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग तो सोच रहे होंगे ना कि हमारे पास आईफोन रहता तो ठीक रहता। तो महीने की इनकम 10,000 रुपये नहीं है और 1 लाख रुपए का आईफोन लेने की सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम आईफोन लेके घूम रहे हैं। आईफोन आपकी जीवन के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत अगर जो पैसा आ जाएगा तो 1 लाख का आईफोन ले लेंगे। तो उस 1 लाख रुपए को कहीं निवेश करके उससे कुछ धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आईफोन खरीद करके और समाज में निकालेंगे तो 2 लोग कहेंगे कि यही देखा, ये ये कुछ ये कुछ कर भी नहीं रहा है, फिर भी आईफोन रखा है, बेरोजगार है और आईफोन चला रहा है। तो लोग क्या कहेंगे, ये भी आपके लिए सही नहीं होगा। तो पैसा जब बहुत ज्यादा हो जाए तब आईफोन खरीदिएगा। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो बचत आय अनुपात में कमी, पूंजी प्रधान तकनीक के प्रति चुनाव, झुकाव, आया आयात आय अनुपात में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रभावित होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं देखा है, यहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं दिया है। ठीक है, तो प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, नहीं की बात कर रहा है, हाँ की बात करता तो उपरोक्त में से सब हो जाता। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न,
न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या वृद्धि होने का कारण क्या है, बताइए भाई। चलिए, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था भाई? जनसंख्या आय का फलन होता है। जनसंख्या क्या होता है? आय का फलन होता है। फलन होता है। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था सर? कमेंट करके बताइए। जनसंख्या आय का फलन होता है, ये बात किसने कहा था? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, बताइए कमेंट करके। लेबेनस्टीन साहब ने दिया था। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? लेबेनस्टीन ने दिया था। और क्या बोला था? कहा था कि जब लोगों की आय में वृद्धि होगी ना, तो लोगों का खान पान बेहतर होगा, और जब लोगों का खान पान बेहतर होगा, पोषक पदार्थ लेंगे, तो लोगों के मृत्यु दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब मृत्यु दर में कमी आ जाएगी तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो कम होगा। प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय अपान कुल जनसंख्या। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो ये इतने पे आ जाएगी कि निवेश क्षमता लोगों की क्या हो जाएगी? अत्यंत ही कम हो जाएगी। लोग निवेश कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग, उन लोग के पास इतना ही पैसा रहेगा कि अपनी रोटी कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था वो कर पाएंगे। निवेश की क्षमता उनके पास बचेगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था गतिहीनता की स्थिति में पहुंच जाएगी। तो सरकार को न्यूनतम मात्रा में क्या करना चाहिए? विनिवेश करना चाहिए, जिससे लोगों की निवेश क्षमता बेहतर हो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया भाई? जितेंद्र जी, अरुदत्ती देवी जी, उर्मिला कुमारी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अशोक कुमार राजपूत जी, असलम अंसारी जी, धनंजय कुमार जी, रीता कश्यप जी, नसीम फातिमा जी, सदानंद मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है। बताइए, जो लोग लाइक शेयर नहीं किए हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से, है ना? क्या उत्तर आ रहा है सर? काल श्रेणी आधार, बताइए दोस्तों। ये A.K. सेन साहब ने दिया था, सेन साहब ने। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में परियोजनाओं के चुनाव में काल श्रेणी का प्रतिपादन A.K. सेन साहब के द्वारा किया गया। मैं एक बार नहीं, बहुत बार आप लोगों को ये बात बताया हूं, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक देश का आर्थिक विकास अंकित किया जाता है। एक देश जो है वो आर्थिक विकास कर रहा है, ये किस चीज से निर्धारित होता है? क्या देखा जाता है? जैसे भारत, हम कहते हैं ना कि भारत आर्थिक विकास कर रहा है, तो भैया आर्थिक विकास कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या इसका चिन्ह है? देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर होता है। आर्थिक समृद्धि जो होता है सर, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। भारत में अभी नहीं देखने को मिलेगा, ये विकसित देशों में देखने को मिलता है। और आर्थिक समृद्धि का सूचक ये होता है कि वो राष्ट्र क्या कर रहा है? नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, नई टेक्नोलॉजी ला रहा है। उस देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। मतलब नई तकनीकी जो होती है, यही सूचक होती है कि कोई देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आर्थिक समृद्धि जो होता है देखने को मिलता है, वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पे आर्थिक समृद्धि होगी, लेकिन भारत में क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आधारभूत संरचना अभी बहुत पिछड़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन लोग नहीं है बेहतर, लोगों की लाइफ स्टाइल नहीं है बेहतर। तो अगर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश का उत्पादन स्तर, सब कुछ अगर जो बेहतर होता है, तब जाकर के ये कहलाता है दोस्तों कि ये देश आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है, और विकसित देशों में केवल आर्थिक समृद्धि पाई जाती है, इसीलिए क्योंकि वहां का संरचनात्मक सुधार हो चुका होता है।
उनको शिक्षा पर, उनको स्वास्थ्य पे, उनको बिजली पे, उनको परिवहन में और सुधार करने की जरूरत नहीं होती है, वो उच्चतम सीमा को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो आर्थिक विकास उत्पादन के वास्तविक वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा होता है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली सबका विस्तार होता है। अगला चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए सर। सूची 1 को सूची 2। अमर्त्य सेन की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तकनीकी चुनाव से। हर्षमैन साहब की बात करें तो असंतुलित विकास। रोस्टो साहब 5 अवस्था विकास के चरण की बताते हैं और गुरनार मेडल चक्रीय संचयी प्रक्रिया की बात बोलते हैं। सीधी सीधी बात। सुम्पीटर ने अपने प्रतिपादित विकास के सिद्धांत पे बल दिया। बच्चों वाला प्रश्न है भाई, सुम्पीटर जब भी आए बस 2 बात याद रखिएगा। सुम्पीटर साहब ने ये कहा कि उद्यमी ऐसा होना चाहिए जो ऐसे इनोवेशन करे, ऐसा आइडियाज लाए जो आइडिया आज से पहले किसी ने नहीं लाया। ठीक है, तो उद्यमी को नव प्रवर्तक होना चाहिए, मतलब नई नई चीजों को सीखना चाहिए। जैसे पहले कार जो होती थी वो बंद कार आती थी, ऊपर क्या होता था, सनरूफ नहीं होता था। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने सोचा होगा कि सनरूफ दे दिया जाए और 4-5 लाख रुपए बढ़ा दिया जाए। तो क्या हुआ कि अब क्या है कि जिन लोगों के पास पुरानी कार थी, अब वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस कार का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको चाहिए कि हम क्या करेंगे, सर ऊपर करके पूरा शहर देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो किसी एक व्यक्ति ने ऊपर थोड़ा सा गैप कर दिया और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस भारत में बन गया। 4G था, 5G लॉन्च कर दिया गया, 140 करोड़ लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सोचिए 100 करोड़ भी अगर जो फोन की नई बिक्री हो जाएगी तो क्या होगा, कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो उद्यमी का काम है नया सोचना, और पैसा कहां से लाएगा, बैंक से साख ले लेगा, बैंक से ऋण ले लेगा। सुम्पीटर साहब के बारे में 2 बातें याद रखनी है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? तो आर्थिक विकास में बाधक अनुकूल व्यापार शर्तें नहीं होती हैं, इजी सी बात है। रेगनर नर्स ने अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास हेतु संतुलित विकास उपागम का तर्क दिया। 100% तो ठीक है ये बात। रेगनर नर्स साहब ने कहा था ना कि अल्पविकसित देश में क्या करना चाहिए, सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करना चाहिए, ये बात ठीक है। चलिए थोड़ा आराम से करिए सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और विकासशील देशों में राज्य के निर्देशन में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास हेतु बृहद विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु संगठित किया जा सकता है। ये बहुत बार मैंने बताया, बहुत बार मैंने ये बताया है। देखिए, विकासशील देशों में राज्य के निर्देशन में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास हेतु बृहद विकास कार्यक्रम, गलती हो रही इतने सारे लोग, आर्थिक विकास की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु संगठित की। ये जो सी सी बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हैं भाई, कितने लोग सी सी बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हैं? बृहद विकास कार्यक्रम मतलब हर क्षेत्र में समान रूप से निवेश किया जाए। तो भैया बात तो यही है, बात तो यही है, एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्या सोच के आप सी बोल रहे हैं, आर कैसे गलत हो जाएगा भाई? सी क्यों बोल रहे हैं आप, ये बोलिए ना। बृहद विकास कार्यक्रम मतलब सारे क्षेत्रों में आप निवेश करिए। अगला, निम्नलिखित पर विचार करिए और मानव पूंजी विकास में सम्मिलित है। मानव पूंजी, ठीक है, घर वालों के लिए भी आप क्या हैं, एक पूंजी हैं, क्योंकि घर वाले क्या कर रहे हैं, बहुत सालों से आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप पैसा कमाने लायक बन सको और फ्यूचर में अपने परिवार का के लिए आप सहारा बन सको, परिवार को आप क्या कर पाओ, परिवार को सुरक्षित रख पाओ, परिवार क्या करे, परिवार को समृद्धि आप दे पाओ। तो आप क्या हो, मानव विकास पूंजी के अंतर्गत ही आते हो। आप क्या हो, आप पूंजी हो और कुछ। हाँ, ठीक है, इमोशन नहीं है, पूंजी है पूंजी।
माँ बाप ये चाहते हैं कि लड़का पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, पैसा कमाने लगे। कोई ये नहीं चाहता है कि बस लड़का पढ़ लिख ले, पढ़ लिख के कायदे का समझदार इंसान हो जाए, वो कोई नहीं चाहता है। क्या लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के पैसा कमाए। तो अगर जो ये धारणा है, तो आपके ऊपर क्या किया जा रहा है, सालों से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ताकि एक समय आप पैसा कमाने लायक बन सके, है ना। तो आप भी मानव विकास पूंजी में ही सम्मिलित हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप भी एक पूंजी हैं, आपके परिवार वाले भी आपको एक पूंजी के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं। जैसे एसआईपी होता है, म्यूचुअल फंड होता है, जैसे बैंक में पैसा जमा करके लोग ब्याज लेते हैं, वही चीज है आपके भी साथ, सभी लोग के साथ, हमारे भी साथ। ठीक है, बताइए क्या उत्तर होगा भाई कि हाँ, मानव विकास मतलब लोगों के अंदर अच्छा स्किल आए। बढ़िया सा प्रश्न सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो ये थोड़ी चाहता है कि पढ़ लिख के आप क्या हो जाएं, समझदार इंसान हो जाए। पढ़ लिख के पैसा कमाना जरूरी है, समझदार रहे चाहे ना रहे। चलिए, जनसंख्या में वृद्धि नहीं भैया, जनसंख्या में वृद्धि मानव विकास का कोई सूचक ही नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि हो तो उसमें साक्षर निरक्षर सब आएंगे। ठीक है, तो मानव विकास का मतलब ये हुआ, मानव पूंजी विकास का मतलब ये हुआ कि लोग अगर जो शिक्षित होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उन्हें रहने के लिए जगह मिलेगी, तो वो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे जहां से पैसा मिलेगा। ठीक है, अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बात ठीक है, अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए जब आप कुशल हो जाएंगे तो आप क्या कर जाएंगे कि दूसरे स्थान पे जाकर के पैसा का अर्जन कर पाएंगे और सामाजिक संरचना में सुधार, ये सब जो है मानव विकास के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग भी 2, 3 और 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि, प्रतिष्ठित सिद्धांत किसका है भाई? ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ गार्जियन ये कहते हैं कि हमारा जब लड़का नहीं कुछ कर पाता है, तो कुछ गार्जियन कहते हैं हमारा पूंजी डूब गया। कुछ गार्जियन कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो पूंजी ही डूब गया, लड़का क्या हो गया, लड़का नालायक निकल गया, हमारा पूंजी ही डूब गया। तो, तो आप क्या हैं, आप एक निवेश हैं। चलिए, जहाँ पे क्या है, जोखिम है, टर्म एंड कंडीशन भी है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों देशों में उत्पादन की दशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इजी सी बात है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, अगर जो बिल्कुल आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है, तो भी बिल्कुल बेसिक से ए टू जेड आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ एक समस्या होती है नोट्स की, या तो नोट्स मिलते नहीं इकोनॉमिक्स के, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स को से अपना रिवीजन करते रहिए, ताकि आगे आप चीजों को सीखते भी चले जाएं और पीछे कुछ भूले भी नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि समय समय पे आप टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और गलती कहाँ हो रही है। क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गलत हो रहा है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में गलती हो रही है, क्या समष्टि अर्थशास्त्र, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग, जहां भी गलती हो रही है उसको सुधारिए और अगला टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सब कुछ आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो हमारी बैचेज है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको मिलती है। इट मीन एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी,
LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UGC नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबका अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप डायरेक्ट वहां से जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो सिंपली मैं फीस बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश स्टेट UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश TGT PGT, झारखंड TGT PGT, उत्तराखंड लेक्चरर LT, साथ ही साथ बिहार TGT PGT की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। सेम नंबर नीचे आ रहा है, सेम नंबर नीचे आ रहा है, इसी नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।